स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त और अब बारी आ गई है खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और वो चर्चा हम करने वाले हैं एनजीओ और उलेमाओं की कब्जे वाली सियासत पर। मुस्लिम एनजीओ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने फरमान जारी कर दिया है कि अलविदा का नमाज जो आज है उसमें सभी लोग काली पट्टी बांधे। देश के सियासी मौलानाओं ने उनके हुक्म की तालीम करने का दूसरा फरमान भी जारी कर दिया कि हुक्म को तामील किया जाए। एनजीओ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दबाव की सियासत बनाकर वक्फ बोर्ड में फैले भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और लैंड माफिया के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहती है। रमजान के पाक महीने में मौलानाओं की सियासत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संसद से गठित जेपीसी में पर्सनल लॉ बोर्ड सहित सभी नामी गिरामी मौलाना अपने विचार रख चुके हैं, लेकिन उन्हें तो लोगों के बीच भ्रम फैलाना है, इसीलिए नमाजियों को गुमराह कर रहे हैं। संसद ने वक्फ बोर्ड बनाया तो क्या संसद को यह समीक्षा करने की जरूरत और अधिकार नहीं है कि इन वर्षों में 9.5 लाख हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने वाला वक्फ कितने अस्पताल बनाए वक्फ ने, कितनी बेवा और गरीबों की मदद की है वक्फ ने, कितने गरीब मुस्लिम बच्चों को उच्च शिक्षा लेने में मदद की है वक्फ ने। अगर इन वर्षों में वक्फ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो माना तो यही जाएगा कि एक रियल एस्टेट की संस्था बन गई है। ये हैदराबाद में ओवैसी, लखनऊ में फिरंगी महली जैसे मौलानाओं के साम्राज्य को वक्फ बोर्ड विकसित करने में मदद कर रहा है। सरकार वक्फ संशोधन बिल में बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रही है। सरकार उन हजारों किसानों को भी न्याय दिलाना चाहती है जिनके जमीन यूजर्स क्लाउज लगाकर हथिया लिया गया वक्फ बोर्ड के द्वारा, लेकिन कोर्ट ने भी न्याय देने में असमर्थता जाहिर कर दी। कहा वो जो मौजूदा कानून है वो तो वही है। देश में रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास ही है। सरकार का राजस्व विभाग उसका लेखा जोखा रखता है, लेकिन वक्फ की संपत्तियों की जिम्मेदारी मुट्ठी भर सत्ता के दलालों के हाथ में सौंप दिया गया है। लेकिन ओवैसी साहब को वक्फ में डीएम और अन्य सरकारी अधिकारी की उपस्थिति मजहब पर खतरा दिखता है। संविधान से ऊपर मजहब को रखने की सियासत में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है। विडंबना तो ये है, जाहिर है कि वोट बैंक की सियासत में वक्फ नाम पर इंशाअल्लाह का नारा तेजस्वी यादव भी लगा रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो चुनावी हलचल के बीच वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ पिछले दिनों पटना में मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन हुआ और सियासी माहौल को गरमाने की कोशिश हुई। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस सियासी प्रदर्शन के समर्थन में आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव हाथों में तख्तियां लेकर खड़े दिखे। आरजेडी और कांग्रेस का मानना है कि मुस्लिम समाज की इस लड़ाई में वो लोग उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, एक रहिए, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। सवाल यह कि संविधान के ऊपर मजहब का दबदबा कायम करने वाले एनजीओ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में कांग्रेस सरकार ने वर्शिप एक्ट लाया था, जिसमें 1947 के बाद के किसी भी पूजा स्थल के विवाद को नहीं सुना जाएगा। लेकिन वक्फ को यह अधिकार किसने दिया कि वक्फ यूजर्स क्लाउज लगाकर जिस जमीन पर मालिकाना हक चाहे वो जमीन वक्फ का हो जाएगा। सेक्युलर देश में लोगों ने बुजुर्ग शाहबानों को 75 रुपए गुजारा भत्ते के लिए कोर्ट दर कोर्ट भटकते हुए देखा है। लेकिन इसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव के कारण राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। अब तय लोगों को करना है कि उनके जनप्रतिनिधि को करना है कि यह देश संविधान से चलेगा या फिर किसी एनजीओ और मौलाना के क्षुद्र स्वार्थ के कारण गरीब लोगों के हितों को नजरअंदाज करते हुए चलेगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के मौलाना रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि नमाजी नमाज में काली पट्टी पहनकर अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। हम लोगों की कोई बात नहीं मानी गई, लिहाजा इसको कानून न बनाया जाए। इस सिलसिले में पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तहरीक चल रही है और आज अलविदा के दिन बोर्ड ने अपील की है कि तमाम मुसलमान अपने दाहिने हाथ पर काली पट्टी बांध करके पुरअमन तरीक़े से मस्जिदों में जाएं, नमाज़ पढ़ें और इस तरीक़े से अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। और भाई मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इबादत की जगह सियासत में लोगों को लगा रही है। बोर्ड ने लोगों को इबादत से हटा करके सियासत के काम में लगा दिया है। काली पट्टी बांधना ये गम की अलामत होती है। अब रमज़ान शरीफ में कौन सा गम, ये सब खुशियां ही खुशियां हैं। और अभी 2 दिन के बाद में
ईद आने वाली है, तो ये काली पट्टी बांधने का मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो ऐलान किया है सरासर गलत और गैर अखलाकी है। तो ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं और अपना वक्तव्य दे रहे हैं। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि आज हम खास चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से कब्जे की सियासत चल रही है, तो उसी क्रम में दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्षा कौसर जहां ने कहा है कि वक्फ बोर्ड संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। वक्फ संशोधन से पारदर्शिता और जवाबदेही और निष्पक्षता, कोई भी बोर्ड या निकाय और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली जब हो जाता है जब उसमें पारदर्शिता, जवाबदेही उसके संचालन में सुनिश्चित हो जाती है। और फिलहाल जो स्थिति है वक्फ बोर्ड्स की, वो ठीक नहीं है। वक्फ का कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है कि जो कौम के जो हमारे जो आई वुड से नॉट सो प्रिविलेज्ड जो हमारे भाई बहन हैं, उनकी बेहतरी के लिए जो वक्फ की संपत्तियों का उपयोग हो, जो कि फिलहाल नहीं हो रहा है। वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है, कुछ लोगों का कब्जा है और वो बस चीज़ों को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो कब्जे वाली सियासत चल रही है। इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं। स्वागत एसएन सिंह जी, नमस्ते। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बात रखने वाले, नमस्ते। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, ये आखिर जिसे कहते हैं कि एकदम वो कहते हैं ना कि ठान रखा है क्या कि समझना ही नहीं है कि वक्फ संशोधन में है क्या, किस मकसद से है। किसी को जिनको विरोध करना है उनको समझना ही नहीं है और ना लोगों को समझने देना है। पूरी कोशिश हो रही है कि अपनी कब्जे वाली सियासत चलती रहे, इसलिए लोगों को गुमराह करो। तो कब्जा को जमाए रखने के लिए गुमराह करने वाली सियासत चल रही है पूरी। लाल जी, कांग्रेस में एक कहावत काफी मशहूर थी, आपने भी सुना होगा, खाता ना वही जो केसरी कहे वही सही। तो जो वक्फ बोर्ड कहे वही सही। तो ये जो मुसलमानों का जो कुछ लोग, ये एनजीओ है एक तरह से। आप पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जानिए जी। एक एनजीओ, मुस्लिम एनजीओ आप कह सकते हैं कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक संस्था है। और उसका ये खाता ना वही जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहे वही सही कि वो दादागिरी देखिए कि सीए के कानून के समय में भी इसी तरह का पूरे देश में भ्रम फैलाया कि अगर ये सीए कानून आएगा तो मुसलमानों के जो उनके राइट है वो छिन जाएंगे, उनके कानूनी अधिकार छिन जाएंगे, उनकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, और पूरे देश में बवाल मचा दिया जी। आज वो देखिए कि वो यही वक्फ का, यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि 70 साल के साहबानों को 30 साल दौड़ना पड़ा कोर्ट दर कोर्ट में मात्र 75 रुपए के गुजारा भत्ते के लिए। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी जो राजीव गांधी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा लिया जी। तो ये जो कब्जे की सियासत है, वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज ये बात दिखा रही है कि मुस्लिम के सबसे बड़े ठेकेदार वो है और उसके साथ में देश के उलेमा लगे हुए हैं। आज जो जिस तरह से उन्होंने किया, एक धर्मगुरु कह रहे थे, मुस्लिम धर्मगुरु, कि भाई ये रमजान के ये पाक महीने में काला पट्टी जी, तुमने पूरे के पूरे समाज को एक तरह से ये बना दिया। और आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं उस वक्त के बारे में जाने बगैर लोगों को ये बनाए, वो जो गरीब आदमी के लिए ये बात समझा रहा है कि उसमें मुसलमानों के ये धर्म के खिलाफ है, ये बताए बाप की 9.5 लाख एकड़ जमीन में इन गरीब मुसलमानों का क्या हक मिलता है। बिल्कुल। क्या इस वक्त में कभी बोर्ड ने इस पिछले 40-50 सालों में एक अस्पताल बनाया है? क्या एक स्कूल बनाया है? क्या किसी गरीब बच्चों को उसने एक हायर एजुकेशन के लिए 5 रुपया खर्च किया है? तो कुछ मुट्ठी भर लोगों का जो सियासतदान और सियासत में वोट बैंक की ठेकेदारी करते हैं, क्या यह देश सिर्फ देखता रहेगा कि 9.5 लाख एकड़ जमीन पे कब्जा, कुछ मुट्ठी भर ओवैसी जैसे नेता, फिरंग माली जैसे मौलाना, ऐसे दर्जनों मौलाना है, जामा मस्जिद के मौलाना, इन सारे मौलाना के हाथ में 9.5 लाख एकड़ जमीन का ये पूरा कब्जाए जमीन दे दे और कांग्रेस की तालीम में और आरजेडी के तालीम में देश ताली बजाता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल मौलानाओं पर तो है, सवाल तो नेताओं पर भी है, सवाल पार्टियों पर भी है। दुष्यंत नागर जी,
मान लिया कि उस समय अलग से वक्फ बोर्ड गठन से करने से लेकर उसको मनमाना हक देने तक मान लेते हैं कि कांग्रेस से वो चीजें हो गई, लेकिन सवाल यह है, मान लेते हैं कि उस समय तुष्टीकरण के चलते कांग्रेस ने ये सब कुछ कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि अब जब एसएन सिंह जी की पार्टी उसको दुरुस्त कर रही है तो अब तो कम से कम साथ दे देना चाहिए दुरुस्त करने में। अब भी जाकर के उन्हीं लोगों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। देखिए, मिश्रा जी ने बड़ी गंभीर बातें कही और बड़ी भूमिका इन्होंने बांधी। पहली बात तो इस विषय को शाहबानो के साथ संबद्ध नहीं किया जा सकता, दोनों विषय अलग हैं। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई जामा मस्जिद का, तो जामा मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा। प्रोग्राम के शुरू में जो फिरंगी महली जी को दिखाया गया, फिरंगी महली जी भी मोदी जी के एक समर्थक हैं। अच्छा। तो ये तो आप ही के लोग हैं भाई। हाँ। आप विपक्ष की बात कर रहे हो, कौन जा रहे हैं मैदान में समर्थन देने के लिए? तो कांग्रेस और आरजेडी उतर रही है सर। क्या करें, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अच्छा, मतलब इतनी मजबूरी है वोट बैंक पॉलिटिक्स की? दे देंगे। देखिए मिश्रा जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन एक कुछ चीजों को हाइड कर देते हैं नफा नुकसान देखते हुए। हाँ। इनका क्या नफा नुकसान हो सकता है बताइए? पता नहीं, हो सकता वैचारिक हो, बाकी तो कुछ हो नहीं सकता, प्रतीत नहीं अच्छा। होता। लेकिन मैं ये देखता हूं कि जब जिलाधिकारी को आपने अत्यधिक अधिकार और सशक्त कर दिया तो जिलाधिकारी किसका प्रतिनिधि होता है, जिलाधिकारी की निष्ठा किसके प्रति होती है, गंभीर सोचने का विषय है। देखिए मैं भी चाहता हूं तो सब जगह से जिलाधिकारी को हटा देते हैं, फिर क्या करें? हर जगह से जिलाधिकारी को हटा दिया जाए। लेकिन सर मैं बस 2-3 सेकंड और लूंगा। हाँ जरूर, बोलिए ना। पूरा चाहते हैं कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबके विचारों को लीजिए। जेपीसी क्या था सर? सर जेपीसी क्या था जिसको एक्सटेंशन भी दिया गया? सर वहां चर्चा नहीं हुई, जो पैरा में जेपीसी में उसका खंड उपखंड के साथ में चर्चा करके, अरे पूरे देश में सर जेपीसी के पूरे जगदम्बिका पाल ने पूरे देश में यात्रा की है, 140 मौलानाओं के संगठन से मुलाकात की है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सारे लोग उनसे मिल चुके हैं, उनके सारे अमेंडमेंट को उन्होंने सुना है, रखा है। कुछ तस्वीरें दिखा भी रहे हैं हम। आपको मैं सारी तस्वीर कहिए तो दिखा दे। साहब और आपके पार्टी के लोग वहां आ रहा हूं, एसएन सिंह जी आ रहा हूं, अब आप ही के पास आऊंगा। जितने भी विपक्ष के सांसद थे सबने अपने बयान दिए, वो सब रिकॉर्ड पे है। हाँ। किसी एक ने नहीं, पहले एक ही बात कही। ठीक है, पहले एसएन सिंह जी इस बात का जवाब देंगे। उन्होंने कहा जामा मस्जिद के इमाम आपके हैं, मौलाना फिरंगी महली आपके हैं। कहना चाहता हूं कि एसएन सिंह जी, अब एसएन सिंह जी का जवाब लीजिए जो आपने उन पर उंगली उठाई है। बोलिए एसएन सिंह। धन्यवाद। पढ़े लिखे कांग्रेस के हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि कहीं से आए और इन्होंने नहीं, कोई पढ़ाई नहीं की, इसलिए केवल आरोप लगाएंगे जैसे बाल में छाड़े कोई जो टीम होती है वो निश्चित तौर पर भारत में जितने लोग भारत में रहने वाले हैं सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत के लोग भारत को अपना दिए हैं सिवाय कांग्रेस के, और सिवाय कांग्रेस के अगर कानून सब बनता है तो मुझे लगता है कि उसको सभी को मान्य होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के लोग मानते नहीं है, क्योंकि पार्टी है, पार्टी हमेशा एक धर्म के काम करती है। आपकी आवाज हमें थोड़ी कट कट करके मिल रही है एसएन सिंह जी, आपकी आवाज को थोड़ी मैं ठीक करवाता हूं क्योंकि थोड़ी कट रही है। ठीक है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। विनोद जी, जो दुष्यंत नागर जी कह रहे थे कि भाई देना पड़ेगा समर्थन, तो दे रहे हैं, इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि मजबूरी है कांग्रेस के पास समर्थन देने की। दुष्यंत जी देखिए, मेरा आपसे ये आग्रह है कि 30-40 साल भारत की राजनीति को समझने को और जानने का आपके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है। ऐसी भ्रम की सियासत और ऐसी गंदी सियासत तो आपने शायद ही कहीं देखी होगी। जो आप समाज के तबके में जाओ, जिनका आप शोषण कर रहे हो, उन्हीं को बताओ कि ये मुसलमानों के हक को छीना जा रहा है, ये संविधान का जो बदला जा रहा है,
ये कौन सा भारत का संविधान है जिस संविधान में सारे, सुनिए लीजिए रोज बदला आप, जाता जो है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट में ये कहा गया है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी उसमें बोर्ड में एक मेंबर होंगे। भारत में जो 3 बड़े जो जमीन के मालिकाना जिनके पास में है, रेलवे और डिफेंस के बाद, तब उसके बाद वो वक्फ के पास है। आप आंकड़े में लीजिए तो 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो वक्फ के पास है, और 9.5 लाख हेक्टेयर जमीन का जो व्यवस्था है वो किसके हाथ में है? 4 चंद मौलाना और 4 चंद ठेकेदारों के हाथ में। बिल्कुल। उसके लिए कोई सिस्टम नहीं बने, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बने। और जब व्यवस्था संविधान की बात करने लगे और संविधान की चर्चा करने लगे जेपीसी और सारे पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में, तो आप सीधे हिंदू मुस्लिम कर दो। ये समझने की जरूरत है कि ये लाल किताब फिर क्यों दिखा रहे हो। अरे अगर इस सेकुलर देश में, अगर ये सेकुलर कानून में एक डीएम उस वक्त में नहीं हो सकता, एक ऑफिसर उस वक्त में नहीं होता, तो आप ये बताइए कि इस देश का कौन सा कानून होगा जो 4 मौलानाओं को बैठाने से बन जाएगा। दुष्यंत जी बताइए, आपको डीएम से ज्यादा भरोसा 4 मौलानाओं पर क्यों है? देखिए, ये विषय जो है ये अत्यधिक गंभीर विषय है, इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं, बताइए ना। जी बिल्कुल। अरे आप झूठ फैला रहे हैं, इसकी चर्चा है। पहली बात तो ये गलत है कि 4 मौलानाओं के हाथ में तो कितने? अच्छा ठीक है, 6 कर देते हैं। मौलानाओं के हाथ में कहां सारी शक्तियां? बिल्कुल भी ये बात गलत है। तो वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल क्या है? संशोधन करिए, जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनके रेंटल्स कम आ रहे हैं, उनको रिवाइज करिए, नया कानून बनाइए, लेकिन कानून वो भी शामिल है सर संशोधन में। पारदर्शिता लाइए। विपक्ष के जो लोग हैं वो भी जनता के नुमाइंदे हैं, उनको भी चुन के भेजा है, उनके कंधों पे भी दायित्व है। देश की जनता ने दिया है कि जहां सरकार कुछ गलत करे, कुछ अनैतिक लगे, आप चेक एंड बैलेंस करिए। लेकिन आप तो पूरी प्रक्रिया को मानते नहीं है। अरे हम तो मान रहे थे कि आप प्रक्रिया कैसे मान रहे हैं? वही मैं कह रहा हूं। देखिए, संसद के जरिए कानून बन रहा है, जेपीसी में जा रही है। को आप टीवी स्टूडियो में बिल्कुल बैठ के आप गलत कह रहे हैं, तो आप ये सरासर गलत कर रहे हैं। आपका ये एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पैरवी करते करते आप अगर इस देश के 540 माननीय लोकसभा के सांसद, 250 राज्यसभा के सांसद, अगर उनकी बात को आप ये कह रहे हैं कि उनकी चर्चा को आप बेईमानी बता रहे हैं, तो आप कहां करें चर्चा फिर? कि आप एक देश के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ और एक एनजीओ को आगे करके आप लोगों ने धोखा किया। पटना की सड़कों पर तो तय नहीं होगा ना ये। आप सर्वदलीय, मैंने तो सुझाव रखा है, आप सर्वदलीय बैठक, वो सुझाव हो चुका है सर, जो हो चुका है उस पर फिर आप क्या कह रहे हैं? आप फिर से बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए। अरे भैया, आप गुमराह करने की बात करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी लटकाने भटकाने की बात नहीं, लटकाने भटकाने की बात है ये, और क्या? लालचंद जी, प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी जो संविधान द्वारा हो गई प्रक्रिया। आप एसएन सिंह प्रक्रिया पूरी हो गई। एसएन सिंह जी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए क्या? बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी, लगता है फिलहाल उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। विनोद जी, क्या प्रक्रिया पूरी नहीं की गई प्रक्रिया इस पूरे मामले में? ये सबसे बड़े नागर साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सच बोलने की आदत हमें डालनी पड़ेगी, और हम सिर्फ वोट की सियासत में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केरल हाई कोर्ट ने परसों ही कहा है, जब केरल के सरकार ने जुडिशियल कमीशन बनाया था, 500 मुनम्बम के इलाके के किसान हैं जिनके वक्फ बोर्ड ने उनके जमीन पे मालिकाना कब्जे का नोटिस दिया है। अब अगर राज्य सरकार फिर मजबूरन वहां जुडिशियल कमीशन बनाती है, तो केरल हाईकोर्ट हाथ खड़ा कर देता है। हाईकोर्ट कह रहा है कि ये जुडिशियल कमीशन बनाना गलत है, क्योंकि वक्फ का जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ जो है वो सिर्फ वही सुन सकता है। तो आप बताइए कि जो कब्जा करने का नोटिस दिया है वही ट्रिब्यूनल फिर केस भी सुनेगा। देश की अदालतों की कोई व्याख्या नहीं है वक्फ बोर्ड में। देश की अदालतें सुप्रीम कोर्ट तक मौन है। कौन सा ऐसा देश है, दीजिए जवाब, कौन सा इस देश का कानून है जो पूरे देश के कानून में वक्फ में आपने सुप्रीम कोर्ट को भी खारिज कर दिया? दीजिए जवाब दुष्यंत नागर जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, भैया संविधान में दिखा दो कहीं पे तुम्हारा वक्फ नाम का एक शब्द लिखा हुआ है, बिल्कुल कहीं एक वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है। इतनी ही जरूरत होती तो उस समय संविधान सभा बनवाती नहीं? बताइए सर, एक लाइन बोलना चाहूंगा, ज्यादा नहीं। आप मुझे एक केस बता दीजिए कि आज तक वक्फ बोर्ड के द्वारा जो ट्रिब्यूनल कार्य कर रहा है उसने सबूतों की अनदेखी करके कोई फैसला दिया?
अरे अब भैया बताइए आपको जैसे नहीं कि मालूम है यहाँ भैया, पे कर्नाटक में देख आप लीजिए अपने 800 से आप ज्यादा कांग्रेस की बीजापुर के जहां किसान हैं कांग्रेस जो की अभी सरकार है सड़क पे वहां हैं, देख लीजिए कर्नाटक में। जिसको वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने फैसला नहीं दिया। एसएन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं जरा एसएन सिंह जी के पास चलता हूं। एसएन सिंह जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कीजिए पूरी। लालचंद जी देखिए, दुष्यंत जी धैर्य से सुनिए। दुष्यंत जी आपने कहा, दरअसल इसमें दुष्यंत जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पापों का ये सब प्रायश्चित है, पापों का ये परिणाम है। तो अंतिम समय तक लोग अपने पाप के साथ खड़े रहते हैं और अच्छा कार्य कर रही है कि कांग्रेस पापों के साथ खड़ी। अब देखिए होता क्या है, ये शुरू से 10 सेकंड दीजिएगा और जानिएगा। देश का बंटवारा होता है, धर्म पे आधारित देश बंट जाते हैं। जिनको पसंद नहीं है कि वो दूसरे धर्म के साथ रहे, वो पाकिस्तान चले जाते हैं। जो दूसरे धर्म के साथ और संविधान के साथ रहना चाहते हैं वो भारत में आ जाते हैं। अब कांग्रेस को दिक्कत होती है कि किस तरह से हम बंटवारे की राजनीति करें, अपने वोट को छेड़ करें। अब वोट के लिए उन्होंने लूट और छूट का एक कार्यक्रम चलाया, जिसमें इस तरह के बोर्डों का गठन करते हैं। और करते क्या है, कहते हैं कि भैया देश में हालांकि संविधान में है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन समय समय पर ये परिवर्तन ऐसा करते रहते हैं कि नहीं, आप जहां पे उंगली रख दो, आप जहां पे खूंटा गाड़ दो, वो सारी जमीन आपकी हो जाएगी। आगे का बताइए सर, इतने विरोध पर कैसे निपटेंगे? नहीं देखिए, भारत के लोग इससे निपट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी थोड़े ना, संपूर्ण भारत, मुस्लिम समाज भी ये चाहता है, मुस्लिम समाज भी ये जानता है कि कांग्रेस और कुछ मौलाना जो गरीबों की जमीन को कब्जा कर रखे हैं, जो वक्फ की संपत्ति को कब्जा कर रखे हैं, जिसका केवल वक्फ नाम दिया गया है, जिसका कोई वेलफेयर स्कीम से जिसका कोई मतलब नहीं, अगर वो साथ में है तो मुझे लगता है सिर्फ कांग्रेस और कुछ विरोधी उलेमाओं के नाते थोड़े ना ये बिल नहीं पास होगा। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक समय कांग्रेस ने क्या किया, इसमें ऐसा असीमित पावर दे दिया कि सब कुछ उन्हीं का था। दुष्यंत नागर जी ने आपके ऊपर यह भी आरोप लगाया कि प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं किया और जिस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए थी। नहीं देखिए, जिस तरह की प्रक्रिया चाह रहे हैं उस तरह की प्रक्रिया तो नहीं पूरी होगी ना। इनके जितने कानून बने वो एक धर्म के लिए, जैसे मैं आपको गिना रहा था, इन्होंने कहा कि नहीं एक धर्म की नसबंदी होगी, दूसरे की खुलेबंदी होगी। इन्होंने कहा एक धर्म के धार्मिक यात्रा पे छूट मिलेगा, दूसरे धर्म के धार्मिक यात्रा पे प्रतिबंध लगेगा। इन्होंने कहा एक धर्म के लोग अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग नहीं दे सकते। इन्होंने कहा एक धर्म के लोग केवल एक ही शादी कर सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग 5 शादी 25 बच्चे। ये सारा जो कर्म है ये सब कांग्रेस का किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो संविधान करता है, जो बाबा साहब ने कहा और जो उचित है, जो वाजिब है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए उसके साथ कांग्रेस खड़ी, और जो होना चाहिए उसके साथ भारत के लोग खड़े हैं। तो दुष्यंत जी, क्या बाबा साहब के संविधान से कांग्रेस पार्टी भटक रही है? देखिए, पाप का कार्य तो वो लोग कर रहे हैं जो किसानों से तो वसूली कर रहे हैं और करोड़पति देखिए सुनिए लाजी, देखिए जितनी बार संशोधन ये किए, जितनी बार संशोधन ये किए, सारे संशोधन में देखिए एक में कहते हैं कि एक बोर्ड बनाते हैं, उस बोर्ड के सातों मेंबर। विनोद जी, क्या बाबा साहब के संविधान से कांग्रेस भटक गई है? नागर साहब बस लास्ट में मेरा जस्ट एक अपील है, दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्री में वक्फ बोर्ड नहीं है, तो यहाँ क्यों है? आप एक मिनट सुन तो लीजिए, ये मैं आपके ही नॉलेज के लिए कह रहा हूँ। दुनिया के किसी भी देश में, मुस्लिम मुल्कों में भी, 52 मुल्क जो मैं कह रहा हूं उसमें भी कहीं वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं है। तो पहला सवाल ये कि सिर्फ यहां क्यों जरूरत पड़ गई? दूसरा सवाल कि भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद, सुनिए ले पहले आप, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद आप यहां से जो लोग मुस्लिम गए तो उन्होंने वक्फ को कुछ दान किया, 2 लाख एकड़ जमीन मान लिया कि आपने उसको दान किया। लेकिन पाकिस्तान से जो भागने वाले मुस्लिम, सिख, ईसाई जो लोग आए थे उनके भूमिका क्या हुआ गुरु? कहां गई वो जमीन? वो जमीन कौन से वक्फ के पास चली गई? उनकी संपत्ति जो सारे, वो चाहे सिख समुदाय से लोग हों, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो जो भी कास्ट के लोग भाग के आए हों, गांव के गांव उजड़ गए। करोड़ों के करोड़ प्रॉपर्टी वहां छोड़ के रखी थी। देखिए, आप सुन लीजिए पहले, वो वक्फ बोर्ड का कोई कानून पहली बार नेहरू जी ने 1954 बनाया और वक्फ बोर्ड में उन्होंने इस चीज को व्यवस्थित किया। सवाल यह है कि आपने यूजर्स क्लॉज लगा के उनको एक खुली छूट दी, तो आप ये बताइए कि 2 लाख जो किसी संपत्ति का दान दिया हुआ अल्लाह के नाम से वक्फ कहते हैं, तो वो 9.5 लाख एकड़ जमीन कैसे बनी? उसमें भी जब मनमाना हक दिए गए उसके बाद ये ज्यादा बढ़ा है। लालचंद जी 10 सेकंड, एक सवाल दुष्यंत जी से मेरा और पूछ लीजिएगा। जब भारत के लोग पाकिस्तान चले जाते हैं
तो जो भारत में जमीन होती है वो तो वक्त की हो जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान से भारत आते हैं, खास करके हिंदू आते हैं, उनकी जमीन किसकी हो जाती है? ये सवाल तो पूछा विनोद जी ने, पूछा आजादी से लेकर अभी तक। दूसरा सवाल, अल्लाह के लिए अल्लाह के लोग अल्लाह को संपत्ति देंगे कि जो अल्लाह के नहीं है वो संपत्ति देंगे अल्लाह के? बहुत सारे ऐसे चीजें देखने में आई है जो अल्लाह को दान नहीं किया गया था, पूरा गांव हिंदुओं का था, वो अल्लाह की संपत्ति। अब दुष्यंत जी का जवाब आने दीजिए, दुष्यंत जी का पूरा जवाब के लिए दान नहीं की गई संपत्ति, दुष्यंत जी का पूरा जवाब आने दीजिए, इसको जरूर बताएंगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि जैसे राज हड़पने की नीति चल रही थी, उसी तरह से दुष्यंत जी का पूरा जवाब आप सुनिए, बोलिए दुष्यंत जी बोलिए। देखिए, जमीन हड़पने वाली नीति पे बताइएगा। बात को पूर्णतः खारिज करता हूं। तमिलनाडु का एक गांव, सूरत का नगर निगम, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे चीजें, और जो ताजमहल है उसको भी कह देना। उनको मुसलमानों के द्वारा, जो मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, उस भूमि का आवंटन किया गया, उसका मालिकाना हक दिया गया। ये ऐसी बेसिक पैर की बातें करेंगे एसएन सिंह जी, मुझे भरोसा नहीं था। अभी 2 महीने पहले आपको मैं लियाकत प्राइम मिनिस्टर का और उसका भी आपका नेहरू जी का मैं पूरा एग्रीमेंट पढ़ के सुना सकता हूं। बिल्कुल, जो लियाकत माइनॉरिटी को तो आज तक सुरक्षा नहीं, लियाकत नेहरू एग्रीमेंट का हवाला दे रहे हैं विनोद जी। लियाकत और नेहरू एग्रीमेंट, लियाकत नेहरू समझौता, मुसलमान वहाँ के हिंदुओं को तो सुरक्षा नहीं दिला पाए। आज 12% 18% वहाँ का हिंदू 2% पे आ गया। देखिए बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए जब देश का बंटवारा हो जाता है उस समय गांधी जी भी नहीं चाहते थे और सरदार पटेल भी नहीं चाहते थे, उस समय तक गांधी जी भी नहीं चाहते थे, क्योंकि धर्म पे आधारित बंटवारा बहुत सारे लोग चाहते हैं। हम पाकिस्तान रहेंगे, कुछ चाहेंगे, हम हिंदुस्तान रहेंगे। जब पटेल जी की मौत हो जाती है, शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया शुक्रिया। ये बहस ऐसी है जो आगे अभी और बढ़ेगी, आगे और बढ़ेगी ये बहस। फिलहाल आज शुक्रिया, शुक्रिया एसएन सिंह जी, शुक्रिया दुष्यंत नागर जी और विनोद जी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का।